तो जब आप फौज में थे तो एज ए डॉक्टर ही वहां पर भी होंगे। हाँ जी। तो वहां पर भी सारी चीजें आपने देखी होगी कि चोट लगे हुए लोग, गोली खाए हुए लोग। तब आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जीवन सच में व्यर्थ है? अब लगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह छोड़ रही दे हैं। जी। फ़ौज लेकिन डॉक्टर साहब हमको ये बात ठीक है कि मृत्यु जो है तो वो सत्य ज्यादातर है। सच बात पिगमेंटेशन, झाइयाँ, ये सब चेहरे पर बहुत होती हैं, और एक एक एज होती है, उसके बाद ये बढ़ने लगती हैं। आदमी क्या गोरा कारण होना है? चाहता है और गोरे होने को ही लोग ये समझते हैं कि आप खूबसूरत स्किन डार्क हम्म। हो जाए। और हमारे देश में ये होता है कि चूंकि हमारे देश में बहुत समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो वो ये समझते हैं कि गोरा होना मतलब साहब हाँ। होने की निशानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कील तो मुहासे, डार्क सर्कल, ये सारी चीजें भी बस डाइट से ठीक हो जाएंगी? डार्क उसमें भी है हार्मोनल मतलब। चेंजेस की बात आप कर रहे थे, तो हाँ जी। महिलाओं में जब मेनोपॉज की स्थिति आती है तो बहुत जबरदस्त तरीके से हार्मोनल हाँ चेंजेस जी, होते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति, महिलाओं को अगर हाँ। आपने देखा होगा तो कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि महिलाओं में बाल नहीं झड़ते, पुरुषों में बाल ज्यादा झड़ते हैं। हाँ। अच्छा, जो ये होता है ऐसा। सफेद दाग होते हैं हाँ आम जी। भाषा में, क्या ये कभी ठीक नहीं होते? नहीं, ठीक होते, होते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है। स्किन और की। डॉक्टर साहब, बाल जो दो है जेंट्स लोगों में ज्यादातर खत्म हो रहे हैं लगभग, तो ये क्या कैसे होते सही होंगे? बाल जैन आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन की रहती हैं, हेयर की रहती हैं। सारी समस्याएं इकट्ठी हो जाती हैं, कील मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, और तमाम तरह की बीमारियों से स्किन की हम लोग तरह तरह से जूझते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज स्किन की प्रॉब्लम्स की बात की जाए। तो हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर सुधांशु मोहन शुक्ला जी को। पहले, इससे पहले कि हम आपका तारुफ करवाएं कि आप एमबीबीएस करें और क्या क्या करें, सारी बातें बताएंगे, लेकिन आपको देखकर ये लगेगा कि शायद डॉक्टर हैं या कोई बाबा हैं। तो पहले तो हम सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि जो ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया है, ये कैसे आया? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया। और जो आपने ये सवाल पूछा है कि ये बदलाव कैसे आया है, जी। एक्चुअली ऐसा था कि बचपन से ही मेरा रुझान कुछ धार्मिक उसमें था। हम्म। लेकिन कोरोना के टाइम पर ये खाली बैठने का समय मिला हम्म। और कुछ किताबें पढ़ने का समय मिला, लोगों से बातचीत की। जी। उस समय धीरे धीरे करके ये डेवलप हुआ। हम्म। और साथ ही उस समय ये देखा कि जीवन में एक व्यर्थ है, जीवन की एक फ्यूटिलिटी जीवन की, वो देखने में आई कि हम्म। आज हम हैं, कल नहीं। हम्म। तो उसे देख के लगा कि जितनी जिंदगी है उतना क्यों ना ईश्वर को याद करें, लोगों से प्रेम से मिले और सबके भलाई करें और सबके काम में आए। इसलिए मैंने ये सब चीजें शुरू करी। तो एक डॉक्टर का प्रोफेशन और जो आज आपका जो रूप है, ये दोनों अलग अलग नहीं है? हाँ, अलग अलग हैं। और सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, हम्म। मैं डॉक्टर था, उसके बाद मैं भारतीय सेना में मैंने काम किया। और मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था और मेजर के तौर पर फौज से रिटायर हुआ। हम्म। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया डर्मेटोलॉजी में, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स से। हम्म। और 2009 से मैं बरेली में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जब आप फौज में थे तो एज ए डॉक्टर ही वहां पर भी होंगे। हाँ जी। तो वहां पर भी सारी चीजें आपने देखी होगी कि चोट लगे हुए लोग, गोली खाए हुए लोग। तब आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जीवन सच में व्यर्थ है? अब लगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। जी। फौज हमको एक जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। अच्छा। और वो सिखाती है कि आप कैसे ईमानदार रहें हम्म। अपने लिए, दूसरों के लिए, और कैसे आप अपना मैक्सिमम दूसरों के लिए दे सकें। हम्म। फौज में भी हम लोग अगर अपने कैंप से बाहर निकलते थे तो हम लोगों को ये भरोसा नहीं होता था कि हम वापस हाँ। जिंदा आएंगे या नहीं बिल्कुल। आएंगे। या किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, वहां पर कितने लोग, हम लोगों के साथ में से कितने लोग ऐसे हैं जो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हम्म। तो ये सब चीजें देख देख के धीरे धीरे करके इस जी बिल्कुल। संसार की वास्तविकता पता चलती है। और हम लोग जो काम करते रहते हैं अपने जीवन में, उसमें लगता है कि ये व्यर्थ ही है कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और घर बनवा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। हमें जितना ज़रूरत है उतना लें, बाकी दुनिया के लिए छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात ठीक है कि मृत्यु जो है वो सत्य है, सच बात है, लेकिन जितना जिंदगी है हमारी, उसको भी तो हम एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ज़िंदगी एंजॉय करिए।
आप हम्म। वर्तमान में रहते हुए एंजॉय करिए। हम्म। ज़िंदगी एंजॉय बहुत सारे लोग ज़िंदगी एंजॉय नहीं करते हैं क्योंकि वो या तो भविष्य काल में रहते हैं हम्म। या पुरानी यादों में रहते हैं। वर्तमान से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। हम्म। वो ये चाहते हैं कि मैं भविष्य में ये काम कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, घर बनवा लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा हम्म। और तब मैं सुखी हो जाऊँगा। नहीं, सुख भविष्य में नहीं है, सुख अभी है। आप अभी जो कर रहे हैं उसे पूरे मन से करिए और उसका आनंद लीजिए, तो आप सुखी हैं। वरना आप या तो पीछे की चीज़ों को याद करके उदास होते रहेंगे हम्म। या भविष्य की चिंताओं में आप अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। तो जो कर रहे हैं बस उसी में खुश रह लें। हाँ जी, जो आज कर रहे हैं, जो आज का दिन है, कल का पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। चलिए, मुद्दे की बात पे हम लोग हाँ आते जी, हैं कि आप क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, बहुत ये इधर-उधर की बातें हैं हाँ जी। जो कि बहुत लंबी लंबा, खींच सकती हैं। हाँ, लंबा हम विषय है बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम स्किन की बात कर रहे थे। तो आजकल जो देखने को मिलता है लेडीज को ज्यादातर पिगमेंटेशन, झाइयाँ, ये सब चेहरे पर बहुत होती है, और एक एक एज होती है उसके बाद ये बढ़ने लगती हैं। क्या कारण है? ये देखिए जो पिगमेंटेशन होता है, जो महिलाएँ अक्सर पिगमेंटेशन के बारे में शिकायत करती हैं। हम्म। एक तो ये है कि हमारे देश में हर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हर आदमी गोरा होना चाहता है और गोरे होने को ही लोग ये समझते हैं कि आप खूबसूरत हैं। हम्म। हालाँकि खूबसूरती कई दूसरी चीज़ों से मिलके खूबसूरती होती है, सिर्फ़ गोरा रंग ही खूबसूरती का कारण नहीं है। हम्म। तो चाहे कम उम्र की लड़कियाँ हों हम्म। या अधिक उम्र की महिलाएँ हों, बिल्कुल। वो सब ये चाहती हैं कि हम गोरे हों और गोरे होने के लिए तमाम तरीके की मैजिकल रेमेडीज़ होती हैं या कई तरीके के ट्यूब्स होते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। हम्म। उन ट्यूब्स में अक्सर जो है ये होता है, क्रीम्स में स्टेरॉइड होता है, हम्म। जो कि हमें फ़ायदा पहुँचाने की जगह और नुकसान पहुँचा और देता है। बढ़ जाती हैं उससे। कुछ समय के लिए तो हमें लगेगा कि हाँ, चेहरे पे ग्लो आ गई और हमारा रंग हल्का-सा गुलाबी हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने पे ये होता है कि स्टेरॉइड एक तो खाल को पतला करता है, हम्म। जिसकी वजह से खाल में झुर्रियाँ आती हैं। अच्छा। दूसरी चीज़, स्टेरॉइड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे जिन लोगों को ल्यूकोडर्मा होता है, हम्म। जिनकी के खाल बिल्कुल सफ़ेद होती है, उन लोगों के लिए स्टेरॉइड यूज़ करते हैं जिससे कि वो रंग वापस काला हो। तीसरी चीज़ ये होती है कि स्टेरॉइड यूज़ करने से, जहाँ पे स्टेरॉइड यूज़ करेंगे वहाँ पे बाल आ जाएंगे और हम्म। ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं अच्छा। और ये इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। हम्म। अक्सर महिलाएं मेरे पास आती हैं बिल्कुल लाल चेहरा लिए हुए, कि धूप में जाते हैं तो चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है और अच्छे लगने की जगह वो चेहरा खराब लगने लगता है। चेहरे पे पतली पतली बारीक बारीक लकीरें आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, चेहरे पे बाल आने लगते हैं और साथ में रंग काला होने लगता है। हम्म। तो क्या करना चाहिए अगर तो ऐसा हमको स्थिति आ गई तो? नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि हमको गोरे रंग के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए हम्म। और बिना डॉक्टर को दिखाए हुए हम हम्म। किसी भी तरीके की कोई भी क्रीम चेहरे पर नहीं लगाएं। हम्म। दूसरी चीज़, जो ईश्वर ने हमको रंग दिया है वो रंग हमारे लिए परफेक्ट है। हम्म। विदेशों में अगर आप जाएं तो वो टैन स्किन के लिए वो लोग पागल हैं कि हमारी स्किन टैन होनी चाहिए। वो लोग सनबाथ लेते हैं घंटों घंटों, जो है कपड़े उतार के हम्म। धूप में लेटे रहते हैं जिससे कि हमारी स्किन डार्क हो जाए। और हमारे देश में ये होता है कि चूंकि हमारे देश में बहुत समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो वो ये समझते हैं कि गोरा होना मतलब साहब होने की निशानी है। तो साहब होने की निशानी नहीं है, जो हमारा रंग है बहुत अच्छा है, ब्रिटिश आजकल तो कॉम्प्लेक्शन। लड़कियां बाल भी अंग्रेजों जैसी करा रहे हैं। हाँ जी, ब्रिटिश कलर करा कॉम्प्लेक्शन के। बालों को नुकसान करता है वो आगे चल के। हम्म। लोग बालों को स्ट्रेट करा लेते हैं, कर्ली करा लेते हैं, बाल टूटते हैं उससे और फिर मेरे पास आते हैं, हमारे पास की जो है डॉक्टर साहब हमारे बाल जो है खराब हो रहे हैं। तो पहले आप खुद ही अपना खराब करो चेहरा और बाल, और उसके बाद फिर उसे सही करने के लिए हम्म। पैसा खर्च करो। तो तो इस हम जी। बात कर रहे थे कि हम्म। वो रंग जो है गोरा करने के लिए लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, जब महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम्म। जिसकी वजह से चेहरे पे थोड़ी सी झाइयाँ आती हैं। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि वो झाइयाँ प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कुछ समय के बाद वो चली झाइयाँ जाती अपने है। आप चली जाती हैं। हम्म। लेकिन कुछ उतावलेपन में या कुछ ये सोचते हुए कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, लोग उसमें तरह तरह के ट्यूब और क्रीम लगा लेते हैं जिसकी वजह से वो परमानेंट हो जाती है। अच्छा।
इन झाइयों को कभी हम ये भी कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी मास्क होता है। वो हम्म। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर जब हार्मोन वापस अपने उसमें आते हैं तो वो नॉर्मल आ जाता है। हम्म। लेकिन हम ये सब काम करते हैं वो नुकसान करता है। हम्म। इसके अलावा ये होता है कि जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, हाँ। दिन भर बाहर रहते हैं। महिलाएं पहले तो घर में ही रहती थी, बाहर ज़्यादा धूप में नहीं जाती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है और महिला स्त्रियां पुरुष कंधे से कंधा मिला के हर तरीके का काम कर रहे हैं, वो धूप में भी वो है। बिल्कुल। तो उस वजह से उनके चेहरे पे जो धूप से जो अल्ट्रा वायलेट रेस आती है, हम्म। वो चेहरे रंग को डार्क कर देती। क्योंकि ये जो रंग डार्क होता है वो हमको इस हमारी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि स्किन में और कोई डैमेज ना हो। तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए? सनस्क्रीन बहुत अच्छी, बहुत कारगर नहीं, अच्छा। क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के साथ बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि एक तो लगभग 0.3 मिलीमीटर मोटी लेयर होनी चाहिए, हम्म। और दूसरा दिन में 2 से 3 बार सनस्क्रीन हमें लगानी है। हर 2 से 3 घंटे के बाद हमें सनस्क्रीन को रीअप्लाई तो वो करना है। सनस्क्रीन का तो कोई रिएक्शन नहीं होता है? सनस्क्रीन का रिएक्शन तो नहीं होता है ऐसा। कुछ लोग जिनको सनस्क्रीन में जो केमिकल्स होते हैं, हम्म। उनसे अगर कुछ लोगों को रिएक्शन होता है तो वो अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको फिर दूसरी सनस्क्रीन दी जाती है या दूसरे तरीके से जो है सन प्रोटेक्शन हमें वो करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, धूप में तो आप बता रहे हैं, जैसे घर में हम लोग रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि घर में भी लगाना चाहिए ये। हाँ, क्योंकि अच्छा। सनस्क्रीन लगाने का फायदा ये है कि अगर हम सनस्क्रीन लगाएं तो उसके आधे घंटे के बाद धूप में निकले। हम्म। अगर हम घर में हैं, हमें कहीं बाहर जाना पड़ गया किसी काम से, हम्म। कि कुछ सामान लेने के लिए जाना पड़ गया, या बच्चा स्कूल से आ रहा है, हाँ। उसकी बस आ गई है, तो हमें जाना पड़ गया, या इमरजेंसी में हमें बाहर निकलना पड़ गया, हम्म। तो हम ये तो करेंगे नहीं कि पहले सनस्क्रीन लगाएं और आधा घंटा वेट करें। हाँ, इसलिए लगा होना इसलिए आप चाहिए। दिन में टाइम बांध लीजिए कि हम 2 से 3 घंटे के बाद हम सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे ही करेंगे। नहीं, हमको बाहर नहीं जाना है अगर बिल्कुल भी। उसके बाद भी तो। हम जो खाना बनाते हैं किचन में, वहाँ पे भी जो है अच्छा। इंफ्रारेड रेस होती हैं। जो हमारा ट्यूबलाइट है, हमारा टेलीविजन है, हम्म। कंप्यूटर है, इनसे भी अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं। मोबाइल। मोबाइल से भी निकलती हैं। तो इन हर सब टाइम लगाना पड़ेगा तो उसको? हर टाइम आपको लगाना है। हर अच्छा। इसीलिए कह रहे हैं कि हर 2 से 3 घंटे के बाद लगाना है। हम्म। तो बहुत, मेरे देखे सनस्क्रीन बहुत फीसिबल चीज़ नहीं है। अच्छा। और ख़ासकर हम लोगों के यहाँ जो अधिकतर जनता अपने खाने के पेट भरने के लिए लगी रहती है, तो वो सनस्क्रीन लगाए वो बहुत अच्छा नहीं है। वो सनस्क्रीन उनके लिए है जो एफ्लुएंट लोग हैं। 700-800 रुपए की सनस्क्रीन आती है हम्म। और हफ्ता भर चलती है। हाँ। और आपको कब तक लगानी, ये तो है नहीं कि कोई बीमारी है हाँ। कि बीमारी ठीक हो गई हमने बंद कर दिया, वो हम्म। नहीं है। झाइयाँ हैं, झाइयाँ चली गई, लेकिन सनस्क्रीन हमको लगानी है ताकि झाइयाँ दोबारा से ना हो। हम्म। क्योंकि जो इलाज हम करते हैं उससे हम स्किन साफ करते हैं, लेकिन धूप में जाने पर जो टेंडेंसी होती है हम्म। रंग काला होने की, वो हम दूर नहीं कर पाते हैं। खान पान में क्या कर सकते हैं हम कि स्किन प्रॉब्लम ना हो? खान पान क्या, हमको अपने दैनिक जीवन में अपन हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। हम्म। हमारी स्किन एक ऐसा वो है कि हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। हम्म। हर तरीके की इंसल्ट हमारी स्किन झेलती है, हम्म। चाहे वातावरण की हो, हम्म। चाहे हम जो स्किन को अच्छा करने के लिए चेहरे पे कभी मलाई लगा लेते हैं, कभी नींबू का रस लगा लेते हैं, हाँ। कभी टमाटर लगा लेते हैं, हम्म। ये सब चीज़ें हैं। या फिर अगर हमारा शरीर अंदर से खराब है, शरीर में कई बीमारियां हैं, शरीर थक रहा है, स्ट्रेस है, वो हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। तो जो ये लगाते हैं बाहर से, फर्क नहीं पड़ेगा इससे कुछ? उससे अच्छा ये है कि आप खा लो, पूरे शरीर को जाएगा। अच्छा। आपने विटामिन सी के लिया, नींबू जो है वो चेहरे पे घिस लिया, हम्म। अब कितना फायदा करेगा। और इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि कभी कभी एलर्जी कॉज करते हैं। अच्छा। इसलिए बेटर ये है कि आप उसे करके खा लो, ज़्यादा अच्छा है। आपके शरीर में और दूसरी जगह पे भी जाएगा और सब जगह काम करेगा। हम्म। एक तो नॉर्मल जो रूटीन होना चाहिए हाँ, स्किन के लिए या पूरी बॉडी के लिए, वो आप क्या आप होना आप हेल्दी डाइट फॉलो करें और चाहिए? हाँ। हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें। सुबह जल्दी उठें, हम्म। थोड़ा सा समय अपने शरीर को दें, हम्म। टहलना, हम्म। थोड़ी सी एक्सरसाइज, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सब चीज़ें आप करें। फिर उसके बाद सही समय पे भोजन लें, नाश्ता सही समय पर लें, हम्म।
जो हेल्दी है वो लें। हम्म। खाने में से जितना भी रिफाइंड चीज़ें हम हटा सकते हैं हम्म। वो बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। कि मैदा और चीनी, ये सब चीज़ें हम खाने से अच्छा, हटें। चीनी और मैदा ये हम लोग आजकल बहुत सुन रहे हैं कि ये रिफाइंड चीजें नहीं खाना है। जी। लेकिन पहले के लोग तो यही चीजें खा खा के बिल्कुल एकदम पह- स्वस्थ। पहले मैदा नहीं होती थी, पहले लोग खाते थे बाजरा, हाँ। ज्वार, मकाई। हम्म। गेहूं की रोटी तब बनती थी जब घर में कोई मेहमान मेहमान आ जाता था। हम्म। बाकी गेहूं बनता था, हम्म। मैदा नहीं होती थी। मैदा मैदा अब बना शुरू हो लेते गई। थे वो लोग दुपट्टे से मैं छान के। अब शुरू हुई है मैदा, पहले मैदा नहीं होती, अच्छा। उतना मैदा नहीं खाया जाता था। हम्म। और और इस चीनी। चीनी भी हम लोगों के यहाँ खाई जाती थी, गुड़ खाया जाता था। अब गुड़ खाओ, काला वाला गुड़ आता है, हम्म। जो कि जिसमें मसाला नहीं पड़ता है, वो आपको बहुत फायदा करेगा। उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मीठा तो वो भी होता है, नुकसान देगा। मीठा डायबिटीज वालों को नुकसान देगा, लेकिन जो नॉर्मल चीनी खा रहे हैं आप डायबिटीज नहीं है, आप नॉर्मल चीनी खा रहे हैं, उसकी जगह आप काला वाला गुड़ खाएं, आपको ज़्यादा फायदा करेगा। आप खजूर खाएंगे, आपको ज़्यादा फायदा करेगा, उसमें विटामिन और मिनरल्स और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हम्म। जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं वो आप खाइए। हम्म। बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, हम्म। बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। और जितना जो आपका पैकेट वाला खाना आता है, हम्म। कि बच्चे बहुत खाते हैं, आलू के चिप्स हैं और हाँ, ये सब ये चीज़ें सारी हैं, चीजें आती हैं। चाउमीन और ये सब चीज़ें, हाँ। आप जितना कम खाएंगे उतना आप अच्छे रहेंगे। पानी दिन में 3 से 4 लीटर पीजिए। और जब तक दांत है मुंह में, हम्म। तब तक हम फल खाएं, फ्रूट जूस नहीं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कील मुहासे, डार्क सर्कल, ये सारी चीजें भी बस डाइट से ठीक हो जाएंगी? इसमें भी वही होता है कि जब बच्चे एडोलिसेंट स्टेज में होते हैं, कि जब बचपन जाता है और जवानी आती है, उस समय हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हम्म। उन हार्मोनल चेंजेस में और साथ में साफ सफाई प्रॉपर नहीं रहती है, थोड़े लापरवाह होते हैं बच्चे। खान पान भी उनका जो है इस तरीके का हो जाता है कि हाँ। वो चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बाहर दोस्तों के साथ पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब चीज़ें खा रहे हैं। हाँ। और फल खाना जो है लोगों बच्चों को नागवार गुजरता है। हाँ। दालें नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, ये बच्चे नहीं खाते हैं। हम्म। इन सब चीज़ों की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो कील मुहासे के रूप में भी आते हैं। आपके जो है डार्क सर्कल भी बन जाते हैं डार्क इसी से। सर्कल्स तो हम ज़्यादा देर तक जगते हैं, हम्म। उसके कई कारण होते हैं। कि एक तो ज़्यादा देर तक जगते हैं, ज़्यादा बारीक वाला काम करते हैं, जैसे कुछ लोग सिलाई वाला काम करते हैं, हाँ। या कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं आजकल, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, हम्म। रात में देर तक जगेंगे, खाना ठीक से नहीं होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा। और कुछ लोगों में क्या होता है, कभी कभी जो आँख के पास में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हम्म। डायलेट कर जाती हैं। अच्छा। जब वो डायलेट होती हैं तो जो हीमोग्लोबिन होता है या आरबीसीज होती हैं, वो कभी कभी बाहर आ जाती हैं, और वो जो है डार्क कालापन। कालापन जो है वो दे देती हैं, ब्लूइश ब्लैक कलर जो है वो उसमें आ जाता है। और कुछ लोगों की आंखें क्या होती हैं, जैसे नॉर्मल चेहरा है, कुछ लोगों की आंखें अंदर गड्ढे में होती हाँ। हैं, हाँ। उस वजह से भी उनको जो है वो डार्क सर्कल दिखाई देता है, डार्क उसमें दिखाई देता हार्मोनल है। चेंजेस की बात आप कर रहे थे, तो हाँ जी। महिलाओं में जब मेनोपॉज की स्थिति आती है तो बहुत जबरदस्त तरीके से हार्मोनल हाँ चेंजेस जी, होते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति, महिलाओं को अगर हाँ। आपने देखा होगा तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि महिलाओं में बाल नहीं झड़ते, पुरुषों में बाल ज़्यादा झड़ते हैं। हाँ। होता है ऐसा। हाँ, पुरुषों के लेकिन बाल ही नहीं है आजकल, बहुत कम है। एक हार्मोन होता है हम्म। टेस्टोस्टेरोन, हाँ। जो कि मेल कैरेक्टर फीचर्स के लिए, मेल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता है। इस हार्मोन की वजह से ये होता है कि पुरुषों में हेयर लाइन जो होती है हम्म। थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, अच्छा। और शरीर में और जगह बाल आ जाते हैं, जैसे दाढ़ी पे बाल आ गए, हाँ। हाथों में बाल आ गए। हम्म। ये बाल जो है पुरुषों में आ जाते हैं। हम्म। महिलाओं में चूंकि टेस्टोस्टेरोन, आप कहोगे महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन बनता है कि नहीं बनता है, हम्म। तो मैं कहूँगा महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन बनता है। मेनोपॉज के बाद? नहीं, मीनोपॉज से पहले पहले भी? भी बनता है। अच्छा। लेकिन मीनोपॉज से पहले वो हार्मोन फीमेल हार्मोन्स के साथ में बैलेंस हो जाता है, अच्छा। जिस वजह से महिलाओं के बाल नहीं झड़ते हैं हम्म। और शरीर में और बाल नहीं आते। हाँ। लेकिन मीनोपॉज के बाद अगर आप देखोगे तो महिलाओं के बाल जो है झड़ने लगते हैं। हाँ। हमारी जो दादी नानी होती थी, उनकी छोटी पतली सी हो हाँ। जाती हाँ। थी। हाँ।
बिल्कुल। और पूरा सिर के बाल जो थे, हाँ, बिगले बिगले से होने लगते हाँ, हैं, कि मतलब दिखने उनकी लगते हैं। डेंसिटी कम हो जाती थी। हाँ। इसके साथ में क्या होता है कि अपर लिप पे, चिन पे हाँ। उनके जो है बाल आ जाते हैं। क्यों? हम्म, क्योंकि उस समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो इफेक्ट होता है या जो एक्शन होता है वो अनअपोज्ड होता है। अच्छा। पहले जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो हमारे मेल हार्मोन को हाँ। सप्रेस किए रहते हैं। उस बिल्कुल। समय क्या है, मेनोपॉज के बाद हमारे फीमेल हार्मोन्स बनना बंद हो गए, हाँ। तो वो आ जाते हैं। तो उस वजह से इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी आवाज़ भी उन लोगों की थोड़ी सी भारी हो जाती है, हाँ। जो दादी नानी होती थी पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका इलाज क्या है फिर? इसका इलाज ये है कि हम मेनोपॉज के बाद एक होती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम्म। वो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं हम्म। जो महिलाएं यूज़ करती हैं। हम्म। और मेनोपॉज के बाद हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है शुरू कर दें। अच्छा। मेनोपॉज के टाइम से या मेनोपॉज जिस समय हो रहा है, पेरी मेनोपॉज पीरियड से ही हम वो उसका जो है वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा। और जब हम वो शुरू करेंगे तो हमें जो नेचुरल साइकिल होती है कि 21 डेज हमने खाया, 7 डेज हमने इसे ब्रेक दे दिया, फिर 21 डेज खाया, फिर 7 डेज ब्रेक दे दिया। अच्छा। ये जो है वो करते रहेंगे, हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और भगवान ने चाहा बहुत ज़्यादा दिनों तक हम यंग और यूथफुल दिखेंगे। हॉट फ्लैशेस भी एक समस्या वो होती है भैया? मेनोपास के टाइम पे ही होता है हाँ। कि उस समय कई सारी चीज़ें होती हैं, हम अपने टॉपिक से वो हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन होता है। हम्म। महिलाएं ये सोचती हैं कि अब मेनोपॉज हो गया, अब उसके बाद एक तरीके से वो ये मानती हैं कि मेंसेस रुक गए और हम जो है बूढ़े हो गए, हम्म। हमारा बुढ़ापा आ रहा है। हम्म। बट नेचुरली किसी को भी बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता है, हम्म। तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे नींद नहीं आती, चिंता में नींद नहीं आती। और जो हार्मोन जब ऊपर नीचे होते हैं, कम ज़्यादा होने लगते हैं, तो वैसो डायलिटेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस और ये दूसरी चीज़ें हमें हो आम जाती लोग हैं। कहते हैं, महिलाएं कहती हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस है उसका कोई भी इलाज नहीं करना चाहिए, दैट्स नॉट नेचुरल। हाँ, नेचुरल है, आप उसे अगर नेचुरल तरीके से आप ले सकती हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, वो करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। हम्म। और जब तक आपको चाहिए, आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है, आप इलाज करो। जब आपको लगता है नहीं रिक्वायरमेंट है, आप बंद कर दो। हम्म। बात करते हैं जो स्किन डिसीजेस हैं, साइरोसिस और क्या क्या सोराइसिस। डिसीजेस हाँ होती हैं जी। उसके बारे में बताइए। हाँ जी। स्किन में कई तरीके की डिसीजेस होती हैं। एक्चुअली स्किन जो होती है वो हमको एमबीबीएस लेवल पे पढ़ाई ही नहीं जाती। हाँ। स्किन जब हम स्किन में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि स्किन क्या है। अच्छा। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब स्किन ली थी हम्म। तो आर्मी में जॉब कर चुका था 5 साल, हम्म। और लोगों की तुलना में थोड़ा सा समझदार हो गया था। हमारे जो साथी एमबीबीएस करने के बाद पीजी ले रहे थे, उनकी तुलना में थोड़ा सा समझदार हो गया था। हम्म। हमने देखा कि लोग जो है जनरली ऑर्थोपेडिक्स, हाँ, इसी तरह, पीडियाट्रिक्स, हाँ, इसी रेडियो में जाते हैं। डायग्नोसिस, हाँ। सर्जरी, मेडिसिन, ऐसी हम्म। चीज़ें उठाते हैं। हाँ। मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसी चीज़ें नहीं उठाएंगे, हम्म। ऐसी चीज़ उठाएं जिसमें कम पढ़ना पड़ेगा। कम पढ़ना पड़ेगा। एमबीबीएस जब पढ़ते करते थे तो हाँ। उसमें स्किन की बहुत पतली सी किताब होती थी। हाँ। तो वो किताब पढ़ते थे और एक क्वेश्चन आता था पाँच फाइनल ईयर में। हम्म। वो क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन होता था। अगर पढ़ा हुआ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई छोड़ बात नहीं, दिया। 2 नंबर का छोड़ दिया, कोई हाँ। दिक्कत हाँ। नहीं। तो फिर है कि स्किन में करेंगे, पतली सी किताब होती है, वहाँ पे इतनी होती है, पीजी करेंगे तो इतनी हो जाएगी, थोड़ी मोटी अच्छा। हो जाएगी। हाँ। तो स्किन में करेंगे, तो इतनी समझदारी हमको आ गई थी। अच्छा। हाँ। फिर जब पीजी का सिलेक्शन, वो एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हुआ, हाँ। 8th रैंक थी मेरी, और स्किन खाली थी। मैंने जाके जो है, पहले सोचे बैठे थे कि स्किन ले लें, सुई लेना है। तो जब मैंने स्किन ली तो हाँ। वहाँ पे सब लोग कह रहे थे अरे स्किन। हाँ। हम अपने बड़े चौड़े से कि ठीक है साहब, स्किन ली है। खैर तब तक स्किन में बहुत चेंजेस भी आ चुके थे। हाँ। पहले स्किन में कुछ नहीं होता, कोई बीमारी हो हमें जल्दी। खाली हाँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करने होते थे, कुछ लेप होते थे, कुछ मलहम होते थे, वो लगाते थे, तो बहुत ज़्यादा स्किन में वो नहीं था। हम्म। लेकिन जब मैंने स्किन उठाई 2006 में, हम्म। तो उस समय तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स और कई सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से स्किन बहुत वास्ट हो गई थी। हम्म। उसके साथ में कॉस्मेटोलॉजी भी स्किन में आ गई थी। अच्छा। तो बस हम अपने उसी इम्प्रेशन में पहुंच गए। हाँ। जब कॉलेज पहुंचे और सामना हुआ एचओडी से, हाँ। और उन्हें केस दिखाया, एक केस वो था, बोले बताओ देखो क्या है ये। देखा क्या है वो,
जो नॉर्मल स्किन में वो होती है कि साहब खुजली हो रही है, रात में ज़्यादा होती है, घर में और लोगों को भी है। हम्म। तो एक खुजली की बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्केबीज। अगर एक को होती है तो घर में सबको हो जाती है। अच्छा। वो छूत की खुजली होती है। अच्छा। बच्चों में ज़्यादा होती है, उन हम्म। लोगों में ज़्यादा होती है जो छोटे से मकान में रहते हैं, आपस में कपड़े वगैरह सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, बिस्तर वगैरह अलग नहीं होते हैं, लोगों में होती है। तो हमने एचओडी को बड़े उससे कॉन्फिडेंस से बोला कि सर स्केबीज। हाँ। तो एचओडी बोलते हैं स्केबीज गुड, व्हाट टाइप ऑफ स्केबीज इज दिस, हाँ। कि स्केबीज का कौन सा प्रकार है ये। हाँ। तो हमने कहा स्केबीज में भी प्रकार होते हैं, ये क्या चीज। अच्छा। तो हम चुप। तो एचओडी ने कहा 9 तरह की स्केबीज होती है। तब पता चला। तब पता चला कि स्केबीज भी 9 तरह की होती है, हम तो हाँ। एक ही स्केबीज मानते थे। कोई बात नहीं। हाँ। उसके बाद उन्होंने हमको वो दी है बुक्स। हम्म। हमने सोचा था इतनी मोटी होगी, वहाँ पे इतने इतने मोटे हाँ। 4 वॉल्यूम ओहो। सिर्फ डर्मेटोलॉजी के। उसके बाद इतना मोटा एक वॉल्यूम फार्माकोलॉजी का। तो फंस जो गया। हम फार्माकोलॉजी हमने पहले पढ़ी थी, वो फार्माकोलॉजी कहीं काम नहीं आनी। अच्छा। उसके बाद हमको हिस्टोपैथोलॉजी भी पढ़नी है। हम्म। तो हमने कहा यार ये गलत ले गलत ले लिया। लिया। कम पढ़ना समझ के लिया था, ज्यादा ज्यादा पढ़ना पड़ पढ़ना गया। पड़ेगा। और 3 साल पता नहीं चला कि कहाँ वो हो गए, 6 महीने तो पता ही नहीं था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ। मतलब कहाँ आ गए हर चीज। हम्म। उसकी बात करने का तरीका, उसमें वो करने का तरीका सब अलग। तो कौन कौन सी स्किन डिसीज आपने पढ़ी उसमें? बहुत सारी स्किन डिसीजेस होती हैं। तो अपने और इंडिया कई में भी सारे होती सारी वो? इंडिया में भी होती हैं और सब जगह की होती हैं। इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की स्किन डिसीजेस होती हैं। अच्छा अच्छा। कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं जो कि हमें इन्फेक्शन होता है, हम्म। कि जैसे कोरोना का इन्फेक्शन था उस तरीके का, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हाँ होते हाँ हैं। बिल्कुल। ये बीमारियां हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हम्म। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिनको कहते हैं हम इन्फेस्टेशंस, हम्म। जो जिसमें जो बीमारी है, बीमारी का कॉज करने वाला जर्म जो है वो शरीर के ऊपर ही रहता है, शरीर के अंदर नहीं जाता। हम्म। जैसे कि स्केबीज का नाम हो गया था एक। हम्म। और इसके अलावा कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, हम्म। जो पीढ़ियों से पुश्तों से एक के बाद एक के बाद एक चली आती हैं। अच्छा, जो ये सफेद दाग होते हैं हाँ आम जी। भाषा में, क्या ये कभी ठीक नहीं होते? नहीं, ठीक होते, होते हैं। लेकिन उसमें टाइम लगता है। और 2-3 तरीके के होते हैं। हम्म। कुछ तरीके ये होते हैं जैसे बच्चों में होते हैं, हम्म। वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा। ओल्ड एज में जाके होते हैं, वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। हम्म। इसी तरीके से वो सफ़ेद दाग जो होठों पे होते हैं, नाक के ऊपर आता है, या फिंगर टिप्स पे होते हैं, हम्म। चाहे हाथ की या पैर की, वो देर में ठीक होते हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है। जो दाग नहीं, अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह से होती है। जो दाग जॉइंट पे होते हैं वो देर से ठीक होते हैं। अच्छा। जिन दागों में जहाँ पर बाल काले हैं अगर, हम्म। तो हम ये मान के चलते हैं ये दाग जल्दी ठीक होगा, इसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके साथ बाल भी वाइट हो जाता है क्या? हाँ, बाल भी वाइट हो जाता है। अच्छा। अगर बाल वाइट हो गया तो इसका मतलब ठीक होने में चांस कम है। अच्छा अच्छा। और तो होती क्यों है डॉक्टर साहब ये? इसके कई चीज कारण हाँ। है। एक कारण तो ये है कि जेनेटिक होता है, हाँ। हमारी फैमिली में किसी को है तो उससे जो है आ जाता है। अच्छा। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, दोनों माँ बाप से दोनों से आना चाहिए, तब भी जो है आपके उसमें जाके प्रकट होगा। हम्म। और अगर दोनों से नहीं आया है, और या फिर उसकी जो वो होती है एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल होता है, हम्म। कि कुछ लोगों में प्रकट होता है, कुछ में नहीं होता है। अच्छा। ये मानना कि छूत की बीमारी है एक से दूसरे को फैलेगा, वो एक से दूसरे को नहीं फैलता है। अच्छा, फैलता हाँ। नहीं है। और सफेद दाग को हमारे देश में कुष्ठ रोग से भी कंफ्यूज करते हैं। हाँ हाँ। इसलिए भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि सफेद दाग मतलब कुष्ठ रोग। हाँ। वो कुष्ठ रोग नहीं। कुष्ठ रोग के फिर क्या लक्षण होते हैं? कुष्ठ रोग के लक्षण, कुष्ठ रोग एक इन्फेक्शन है हम्म। जो कि एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसरी। हम्म। और इस रोग में ये होता है कि शरीर का कुछ हिस्सा सुन्न हो जाता है, अच्छा। वहाँ से बाल हट जाते हैं, हम्म। और वो हिस्सा हल्का सा डिपिगमेंटेड हो जाता है, या तो काला हो जाएगा या हल्का सा सफ़ेद हो जाएगा। अच्छा। और नसें जो हैं वो मोटी हो जाती हैं। उतने एरिया की? उतने एरिया की नहीं, कोई एक आध और? नस आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे है, हाँ। ये सब है,
शून्य है, हाँ हाँ। ठीक है, तो हो सकता है मेरे यहाँ पे नस मोटी हो, यहाँ की नस मोटी हो गई। तो बैक्टीरिया कहाँ से आता है? वो बैक्टीरिया, चलिए होता ये है कि हमारे वातावरण में मौजूद है बैक्टीरिया, अच्छा। नॉर्मल लोगों के उसमें नहीं है, हाँ। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है हम्म। तो वो आ जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरे को कुष्ठ रोग है हम्म। और मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पर सब लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, हम्म। और इसके फैलने का तरीका ये है कि ये ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है। ड्रॉपलेट मेथड ये होता है जैसे छींकते हैं या खांसते हैं या हम इधर उधर कहीं थूक देते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस फैलता है, हाँ हाँ। उसी तरीके से ये भी अच्छा, फैलता है। उस तरह से फैलता है ये। हाँ जी। हम्म। तो अगर इस तरीके का है और लोग साफ सफाई का उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम्म। ना दिखा रहे हैं किसी को, तो ये जो है बच्चों को असर करेगा पहले, अच्छा। फिर बड़े लोगों को असर करेगा। तो ये तो छूत की बीमारी मानी छू- जाती है। ये छूत की बीमारी है। हम्म। और इसमें पहले ये होता था कि इलाज नहीं था, तो इलाज नहीं था तो क्या होता था कि पहले जैसे इस उंगली सुन्न हो गई मेरी, हाँ इलाज कुछ नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हाँ। फिर सुन्न हो गई और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, अभी सुन्न है, यहाँ पे मुझे चोट लगेगी कुछ, हम्म। मुझे पता ही नहीं चलेगा। हम्म। लोग हमारे देश में बीड़ी सिगरेट वो सब पीते हैं, हम्म। सब होता है, तो कुछ गर्म पकड़ा लिया, बीड़ी का जो है वो जलता हुआ हिस्सा हाथ में लग गया, हमें तो पता ही नहीं है कुछ है, वहां पे घाव हो गया। अब हम्म। वो घाव नहीं भरेगा, अच्छा। धीरे धीरे करके उंगली गल जाएगी, उसी घाव से गल जाएगी। उंगली गल जाएगी, हम्म। नाक बैठ जाएगी, होठों पे कान पे उस तरीके की चीजें जो है वो। इसका इलाज है अब? अब इसका इलाज है। हम्म। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हम इलाज शुरू करते हैं और पहली डोज के साथ ही हम्म। वो जो पेशेंट होता है उसकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। अच्छा। अगर हमने पहली डोज दे दी है, हम्म। उसके बाद वो पेशेंट जो है इन्फेक्शन दूसरे को पहुंचाने वो में जैसे टीबी में असमर्थ हो होता है कि जाता है, अगर वो दवा खा रहा है तो दूसरे को नहीं दूसरे को लगता। इन्फेक्शन हो जाता सेम इसका है, भी सेम ऐसे ही। इसका भी है। अच्छा। और 6 महीने से लेकर साल भर तक इसका इलाज चलता है, और कई स्पेशलिटीज इसमें जो है वो काम करती है। इसका इलाज बहुत महंगा होता है क्या? कोई महंगा नहीं होता, भारत सरकार की तरफ से इसका इलाज फ्री में होता है। अच्छा, जिस तरह टीबी का फ्री में देते हैं इलाज। अच्छा मेरे अच्छा। पास जो इस तरीके के मरीज आते हैं, हम्म। मैं उनको कहता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, ये नोटिफाइबल डिसीज है, जिसका नोटिफिकेशन जरूरी है, हम्म। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके वो नोटिफिकेशन कराते हैं, हम्म। और उसके बाद फिर जो है वहाँ पे उनको दवाई मिलने लगती है। हम्म। लेकिन शर्त इसमें यही है कि आपको दवाई जितने दिन बताया गया है उतने दिन दवाई खानी कोर्स की जरूर तरह। है। हाँ। दवाई एक दिन भी टूटनी नहीं चाहिए, अच्छा। क्योंकि अभी कुछ केसेस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस लेप्रोसी के भी देखे गए हैं। अच्छा। जैसे टीबी तो जो है एमडीटी रेजिस्टेंस है, हाँ उसके बाद एक्सडीआर भी हो गई है कि हाईली एक्टिव से भी रेजिस्टेंस होती है, हाँ। और बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि लोग क्या करते हैं, टीबी की दवाई खाई छोड़ उसके बाद दिए, छोड़ दी, हाँ, फिर छोड़ दी, बीच में छोड़ तो दिया। ये दिक्कतें हम्म। आती हैं। ये तो रही बात स्किन की। अक्सर बाल जो है जेंट्स लोगों में ज्यादातर खत्म हो रहे हैं लगभग। तो हम्म। ये कैसे सही होंगे? बाल जेंट्स नहीं, फीमेल्स में भी जो है इस तरीके का हमें हाँ। दिक्कतें देखने को हाँ, आती बाल हैं झड़ते अक्सर। बहुत है फीमेल्स में। महिलाएं इस तरीके से आती हैं कि हाँ। डॉक्टर साहब हमारे बाल झड़ रहे हैं, पुरुष भी इसको लेके आते हैं, तो पुरुषों का तो मैंने बताया आपको कि हाँ। एक हार्मोन होता है हाँ, वो तो बता, टेस्टोस्टेरॉन, हाँ उसकी बिल्कुल। वजह से। हम्म। अगर हम कॉमन पूल में बात करें तो बाल झड़ने का मेन कारण ये होता है कि तनाव, स्ट्रेस, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, अच्छा। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, या कोई और कारण हो। अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस बॉडी को शो करने का तरीका ये होता है कि आपके बाल झड़ जाएंगे। हम्म। हाँ, आपके बाल झड़ने लगेंगे। बिना स्ट्रेस के तो कोई है ही नहीं। हाँ, नॉर्मल थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाता है तो अभी कोरोना में देखा होगा आपने, कोरोना में जिनको कोरोना हुआ उसके बाद उनके बाल झड़ने लगे। हम्म। होता ये है कि जब स्ट्रेस पीरियड चला जाता है और हम वो होते हैं, रिकवर करते हैं, धीरे धीरे करके वो नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, लेकिन जो लोग नॉर्मल उसमें नहीं आ पाते उनमें बालों की झड़ने की समस्या बन जाती है, उनका हमें इलाज करना पड़ता है। हम्म। और बाल झड़ने का मुख्य कारण हमारे देश में महिलाओं में हम्म। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अच्छा। क्योंकि वो खान पान में उतना महत्व नहीं देते हैं, या उस हम्म। तरीके का वो नहीं खाते हैं, या हाँ। जिस तरीके की डाइट है हम लोगों की आजकल, हम्म। कि दाल चावल रोटी बस या इतना ही है। चाउमीन मैगी हाँ ये हाँ खा लिया, हाँ। तो उसमें आयरन हमें नहीं मिलता आयरन है, नहीं और मिलता। ना
विटामिन्स मिलते हैं। हाँ तो बिल्कुल। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से एक स्ट्रेस आया बॉडी में, और साथ में महिलाओं में क्या होता है कि हर महीने मेंसेस होते हैं, हम्म। तो इस वजह से ब्लड लॉस भी होता है, तो उनका हीमोग्लोबिन कम ही रहता है। हम्म। तो और अगर उनको प्रॉपर वो नहीं मिलेगा तो उनका जो है बॉडी का स्ट्रेस आया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, हम्म। वो बाल झड़। हम्म। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये, मैं ये कहता हूँ कि आप जो अपना खाना ठीक करो, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, काला वाला गुड़, खजूर, ये चीज़ें खाने में ज़रूर खाएँ। मल्टीविटामिन ले सकते हैं। मल्टी आप बाहर से क्यों लें, अगर हमारा देश इतना अच्छा देश है कि अगर आपको पैसे ही खर्च करने हैं, तो कम से कम अपनी डाइट पे तो पैसे खर्च करो। मल्टीविटामिन लो तो लगता है ना कुछ खा हुँ, रहे हैं आप। अपनी डाइट पे पैसे खर्च करो, उसके बाद जो है फिर दवा पे जाओ। हाँ, सारी ठीक, चीजें खाने से नहीं हो पाती ना इसलिए। अधिकतर अधिकतर चीज़ें खाने से हो जाती हैं। हम अच्छा। अपने कहा ना, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ त्वचा हाँ। और स्वस्थ बाल। हम्म। प्रॉपर पानी, प्रॉपर डाइट, सीज़नल फ्रूट्स और सीज़नल वेजिटेबल्स ज़रूर होनी चाहिए खाने में। हम्म। जो रोटी चावल हम ज़्यादा खा लेते हैं पेट भर के, हाँ। वो कम हो, हम्म। और सब्जियाँ, दालें, ये चीज़ें ज़्यादा हों। से 3 से 4 लीटर पानी सभी बताते हैं कि हाँ, पीना चाहिए, नहीं लगभग तो इतना पानी तो पीना इतना पानी चाहिए। तो बहुत हो जाता है, पी नहीं पाते कोई। आप पियो तो वो होगा। अच्छा। तो बहुत ज्यादा नहीं हो उसके गया। लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपने घर में 1 लीटर की बॉटल रख लें, हाँ। बल्कि तांबे की अगर बॉटल रखें, हम्म। तो उसमें पानी भरें और पानी हो जाता है। तांबे के उससे क्या फायदा होगा? तांबे का पानी एक तो ये कहता है कि पानी प्योर रहता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो उसके साथ में तांबा जो है, हम्म। वो भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में घुल के हमारे शरीर में जाता जाता है। है, और हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, हाँ। उनमें कई रिएक्शंस का जो वो होता है, सबस्ट्रेट होता है, हम्म। वो तांबा होता है, कॉपर होता है। कॉपर की प्रेजेंस में कई रिएक्शंस होती हैं। हम्म। तो हम तो आरओ का पानी तांबे में डाल देंगे फिर। आरओ का पानी, आरओ मुझे बहुत वो नहीं लगता, अच्छा। क्योंकि आरओ में आपका सारा मिनरल्स निकल जाते हैं। हाँ, तो कैसे पिए फिर, तो तो गंदा आ जाएगा पानी। आरओ का पानी, डिस्टिल वाटर, वो जो है वो नहीं है ठीक। नहीं है। वो पानी जिसमें मिनरल्स हों, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। समरसेबिल का पानी पीना चाहिए। समरसेबिल अगर प्रॉपर गहराई में है तो, अगर ऊपर ही ऊपर है तो वो पानी जो है कंटेमिनेटेड है हर जगह, जो हमारा जो है गंदा कंटेमिनेशन पानी है। हो रहा है, तो वो दिक्कत देगा। अगर गहराई है 300-400 फीट, 300 फीट की गहराई है, हाँ हाँ। तब आप वो पानी पी सकते हैं, पीने लायक है वो पीने पानी। लायक है। तो साथियों, देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने चीज़ों को बताया है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसे कैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना है, एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल रहना है, तो डॉक्टर साहब के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक